रूहानी कहती है, लोग तो चाहते ही हैं, मैं तो सबकी चाहत हूँ। पर फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं किसे चाहती हूँ। मैं तुम्हें चाहती हूँ और चाहती रहूंगी। रिजू कहता है, हाँ वो तो है। रूहानी कहती है, मुझे जो चाहता है वो आपसे ज्यादा चाहता है। रिजू कहता है, मुझसे ज्यादा चाहता है? ऐसा कौन है जो मुझसे ज्यादा तुम्हें चाह सके? रूहानी कहती है, वो तुम्हारा बहुत खास है, तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। रिजू कहता है, क्या मैं उसे जानता हूँ? रूहानी कहती, हाँ तुम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। रिजू कहता है, पर तुम तो मुझसे पहली बार मिली हो, तुम मेरे अलावा और किससे मिली हो जिसने तुम्हें देखा और तुम्हें मुझसे ज्यादा चाहने लगा? रूहानी कहती है, उसे तो तुम रोज देखते हो, रोज बात करते हो, वो तुम्हारे घर पर भी आता है, वो कोई और नहीं, तुम्हारा प्रिय दोस्त अंश है। रिजू कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा दोस्त तो मेरे लिए तुम्हें रेलवे स्टेशन पर भी छोड़ दिया था, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। रूहानी कहती है, अब उसके मन में क्या चल रहा है ये वो तुम्हें थोड़ी ना बताएगा। वो तुम्हारे घर पर तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए आता है। वो जानता है कि मैं यहाँ पर मिल सकती हूँ, उसे पल पल मेरी खबर होती है। वो भी जानता है कि मेरा ठिकाना तुम्हारे साथ जुड़ चुका है, इसलिए बार बार वो मुझे यहाँ पर ढूंढने आता रहता है। जब तक मैं यहाँ पर नहीं आती हूँ तब तक वो तुम्हारे साथ बैठकर टाइम पास करता है। रेलवे स्टेशन पर भी उसने मुझे इसीलिए छोड़ा था ताकि वो तुम्हारा दिल जीत सके, और वही उसने किया। वो मेरी तलाश में हमेशा रहता है। क्या तुम्हें याद नहीं है, चंदन नगर के पास के चौराहे के पास वाले जंगल में तुम्हारे लिए तुम्हारा दोस्त फल लेने गया था? मैं वहां पर भी तुम्हारे लिए आई थी। जब तुम जंगल में अपने दोस्त को ढूंढते हुए आगे तक चले गए थे तो मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। तुम्हारे दोस्त ने मेरा पीछा किया। जब मैं तुम तक पहुंच गई तो वो भी मेरे पीछे पीछे तुम तक पहुंच गया। इस तरह से उसने तुम्हें ढूंढ लिया, और जंगल में कोई फल का पेड़ नहीं था। वो फल लेकर मैं आई थी। फिर मैंने सोचा कहीं मुझे देखकर तुम्हारा ध्यान न भटक जाए, तो वो फल मैंने तुम्हारे दोस्त की आंखों के सामने रख दिया और अपनी तरफ से कहानी बनाकर सुना दी। कैसे वो फल लेकर आया, कैसे उसने तुम्हें ढूंढा, वो सब कहानी। रिजू कहता है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है, और ये भी कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ? रूहानी कहती है, मैं रेलवे स्टेशन से ही तुम पर ही ध्यान दे रही थी। मैं कदम कदम पर तुम्हारे आगे पीछे चल रही हूँ। तुम कहाँ आते जाते हो मुझे सारी खबर होती है। इतना ही नहीं, जब तुमने बोला कि तुम्हें भूख लगी है, मैं पास के मार्केट से तुम्हारे लिए कुछ फल ले आई। जब तक तुम्हारा दोस्त और तुम जंगल में घूम रहे थे तब तक मैं फल लेकर भी आ गई थी। और आगे क्या कुछ हुआ, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मैंने तुम्हें दे दिए। तुम यही सोच रहे थे ना, तुम्हें इतनी जल्दी तुम्हारे दोस्त ने कैसे ढूंढा मेरी वजह से, तुम्हें फल कैसे मेरी वजह से मिला? रिजू सोचता है, शायद रूहानी ठीक बोल रही है, लेकिन मेरा दोस्त ऐसा कैसे कर सकता है जबकि आज उसने मुझे माँ से छल्ले पर बचाया और आग से जलने से भी बचाया। मैं कैसे अपने दोस्त को गलत समझ सकता हूँ? रूहानी पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम अभी तक मुझे गलत समझ रहे हो? मैंने तुम्हें जो भी बताया वो बिल्कुल सच है। तुम्हारा दोस्त तुम्हें नहीं बताएगा वो कब क्या करता है, पर वो सब कुछ करके तुम्हारा दिल जीत रहा है। तुम्हारा दिल जीत कर ही वो मुझ तक पहुंच सकता है। अब तुम ही सोचो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा फायदा कर रहा है या अपना सारी बातें अलग है, लेकिन उसे भी पता है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए वो रास्ते की दीवार बन रहा है। रिजू कहता है, तुम जो कह रही हो वो ठीक है, पर मेरा दोस्त ये सब तो नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोल सकती हूँ? कभी भी नहीं बोलूंगी। मैं तुम्हें हमेशा अपना ही मानती हूँ, जो सच है वही मैंने तुम्हें बताया। अब मानो या ना मानो, मैं कुछ भी इसके आगे बोल नहीं सकती हूँ। रिजू कहता है, मुझे पता है कि तुम कभी झूठ नहीं बोल सकती हो, लेकिन मेरा दोस्त अब से मेरे साथ नहीं, वो करीब पिछले 18 सालों से मेरे साथ है। इतनी आसानी से वो कैसे बदल सकता है, मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूं? रूहानी कहती है, दोस्ती पर इतना यकीन है क्योंकि वो 18 सालों से है, लेकिन मुझ पर यकीन नहीं क्योंकि मैं पहला प्यार हूँ और पहली बार हूँ। पता नहीं सच भी हूँ या नहीं, इसलिए तुम्हें शक होता है। प्यार से ज्यादा तुम्हारे लिए दोस्ती की अहमियत है तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम अपने दोस्त के साथ खुश रहो और मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं जा रही हूँ। रूहानी वहां से जाने लगती है, तभी रिजू उसे रोकते हुए कहता है, नहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जैसा तुम कहती हो बिल्कुल सही होगा। न चाहते हुए भी रिजू को रूहानी की बात माननी पड़ती है और वो उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। रूहानी उसके दोस्त के खिलाफ उसके मन में जहर घोल रही थी।
लेकिन रीजू को इस बात की खबर नहीं थी। फिर भी रीजू रूहानी को खोने के डर से उसकी हर बात पर यकीन कर लेता है। अपने दोस्त से वैर भाव वाली भावना उसके मन में जन्म लेती है। रूहानी कहती है, अब तुम इस रात का मजा उठा सकते हो। मैं तैयार हूँ, बंद कमरा है, मैं अकेली खूबसूरत और जवान तुम्हारे सामने लेटी हूँ। आओ मुझे अपने प्यार में डुबो दो, जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारे प्यार की गहराई कितनी है। बाहर से कमरे में थोड़ी थोड़ी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। उस हवा के झोंके से रूहानी की जुल्फें हिल रही थी। उसमें एक ऐसी खुशबू थी जो रीजू को उसकी तरफ खींच रही थी। न चाहते हुए भी रीजू अपने आप को उसकी अदाओं से, उसकी बातों से, उसकी हर एक चीज से बचा नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रूहानी ने रीजू पर कोई काला जादू कर दिया हो। ये कहानी कहाँ तक कितना रंग लाने वाली थी, ये कोई नहीं जानता था। कुछ देर तक सब ऐसे ही चलता रहता। रीजू रूहानी की तरफ जा रहा था, रूहानी के पास आता चला गया, वो उसके बहुत पास आ गया। उसने रूहानी के हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया और कहा कि तुम मेरी जिंदगी का पहला नाम हो। अब से मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगा। तुम्हारा हर एक ख्वाब मेरा ख्वाब होगा। तुम जो भी बोलोगी मैं वो सब कुछ करूंगा, लेकिन तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अगर मेरा इतना ही ख्याल रखती हो तो मुझसे शादी कर लो, फिर हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। रूहानी इस बात से हिचकिचाने लगती है। वो कहती है, शादी की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही तुम्हारी हो चुकी हूँ। शादी करके फिर क्या करना है? रीजू कहता है, शादी बहुत जरूरी होती है। ऐसे तुम सिर्फ कहने के लिए मेरी हुई हो, पर शादी के बाद पूरी तरह से तुम बस मेरी ही हो जाओगी। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? रूहानी कहती है, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। रीजू खुश हो जाता है। रीजू की खुशी ज्यादा दूर नहीं थी। उसे लग रहा था उसे सब कुछ मिलने वाला था। तभी रूहानी उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, पर शादी नहीं कर सकती हूँ। रीजू कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुमने ही तो बोला तुम सब कुछ कर सकती हो, तो शादी के लिए मना क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे और अपने लिए बहुत सपने सजा रहा हूँ। तुम कैसे मना कर सकती हो? मैं हाल फिलहाल के लिए नहीं, हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तुम मेरी अरमानों की तार तार मत करो। मैं तुमसे अलग नहीं जाना चाहता हूँ। रूहानी कहती है, तुम नहीं समझ रहे हो रीजू, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, पर जो मुझे चाहिए क्या तुम मुझे दे सकते हो? रीजू कहता है, अपना सुख चैन सब कुछ तुम्हें दे चुका हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए? रूहानी कहती है, वैसे तो मैं जो चाहती हूँ वो कर लेती हूँ। जो मुझे चाहिए वो होता है, वो मैं हासिल करके ही रहती हूँ। पर तुमने रेलवे स्टेशन पर मेरा हाथ पकड़ा, उस हिसाब से तुम मेरे पहले साथी हुए। इसलिए मैं जो लेना चाहती हूँ वो मैं खुद नहीं लूंगी। तुम खुद मुझे वो दे दो जो मैं मुझे चाहिए। तुम खुद मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए। अब तुम मेरे हो, इसलिए तुमसे मांग कर ही मुझे तुमसे अपनी उस जरूरत को पूरा करना होगा। रिजू कहता है, ऐसी क्या जरूरत है तुम्हारी जो सिर्फ मुझसे ही पूरी होगी? मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ऐसा भी क्या है जो तुम मुझसे चाहती हो। मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे सकता हूँ, तुम मांग कर तो देखो यार। वो बोलती है, मुझे जो चाहिए मैं अभी नहीं लूंगी। अभी तुम मेरे साथ कुछ पल गुजार लो, आज की रात का खूब मजा ले लो, बाद में तुमसे मैं अपनी कीमत मांग लूंगी। रीजू घबराते हुए पूछता है, कीमत मांग लूंगी से क्या तुम्हारा मतलब है? रूहानी कहती है, मेरा मतलब है कि मैं तुमसे सब कुछ मांग लूंगी। अभी कुछ पल मेरी मजबूरी है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ कि मेरी क्या मजबूरी है क्या नहीं। बस तुम इतना समझ लो कि कोई ना कोई बात जरूर है जो मैं अभी शादी का फैसला नहीं ले सकती। हर चीज का एक समय होता, अच्छा हो या बुरा, सब अपने टाइम के हिसाब से जब होना होता है हो जाता है। अगर ये चाहते हो कि तुम समय से पहले वो करो जिसका अभी समय भी नहीं आया, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मुझे भी जो चाहिए वो मैं भी नहीं मांग रही हूँ तुमसे। मैं बस इसी खामोशी के सन्नाटे में हर रात मिलूंगी, ताकि कोई भी मुझे तुमसे मिलते हुए देख ना ले। मैं रात का ऐसा कोई लम्हा नहीं छोड़ना चाहती हूँ जब तुमसे मेरी मुलाकात ना हो। इसलिए टाइम बहुत बीत रहा है, तुम मेरे पास आओ। रीजू रूहानी की बातों में आकर उसके चेहरे पर हाथ लगाता है। तभी जब रीजू रूहानी के बहुत पास गया, उसने उसके गालों पर हाथ लगाया, तभी कमरे की लाइट चली गई। अंधेरा छा गया था। मौसम अचानक से बहुत खराब हो गया। आसमान से कड़कती बिजली चमकने लगती है।
रीजू कहता, अरे मौसम को अचानक से क्या हो गया? अभी तो सब कुछ ठीक था, अचानक से इतना भयंकर मौसम कैसे हो गया? बाहर से साए-साए करती हवाएं चल रही थी। रीजू के कमरे की खिड़की बहुत तेज हिल रही थी। मौसम खराब होने की वजह से कभी खिड़की खुलती है, कभी बंद हो जाती है। रीजू अपने बेड से उठकर खिड़की बंद करने जाता है। उसी समय बहुत तेज बारिश पड़ने लगती है। रीजू जब खिड़की बंद करता है, तभी बारिश की कुछ बूंदें उसकी खिड़की से अंदर आती हैं। रीजू थोड़ा-सा भीग जाता है, पर वो खिड़की बंद कर देता है। दूसरी तरफ पलट कर देखता है तो रूहानी बेड पर नहीं होती है। रीजू खिड़की से झाँक कर देखता है तो उसे दूर से एक काली परछाई दिखाई देती है। रीजू खिड़की की तरफ से हट जाता है और अपने बेड पर कंबल ओढ़कर लेट जाता है। फिर रीजू को ध्यान आता है कि उसके कपड़े भीगे हुए हैं। रीजू अपने कपड़े बदलने के लिए उठता है। वो खुद से कहता है, इस अंधेरे में कपड़े कैसे चेंज करूं? फिर भी रीजू अपने अंदाजे से अपने लॉकर की तरफ जाता है। लाइट तो जा ही चुकी थी, पर आसमान से बार बार बिजली कड़क रही थी। इससे थोड़ी थोड़ी लाइट उसे दिखाई दे रही थी। रीजू ने सोचा, मैं इसी रोशनी के सहारे अपने कपड़े बदल सकता हूँ। जैसे ही आसमान की बिजली कड़कने से रोशनी होती है, रीजू अपने लॉकर के पास पहुंचकर लॉकर खोलता है। तभी उसे पता चलता है कि रूहानी लॉकर के अंदर बैठ। रीजू शुरू में डर जाता है, बाद में वो थोड़ी थोड़ी रोशनी की मदद से अपने टेबल पर रखी मोमबत्ती को जलाता है। फिर कमरे में थोड़ी रोशनी हो जाती है। बाद में लॉकर को अच्छे से खोल कर देखता है, रूहानी लॉकर के अंदर बैठी है। रीजू उसे देखकर पूछता है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रूहानी कहती है, वो बिजली कड़क रही है, हमको बिजली से बहुत डर लगता है। तुम तो खिड़की बंद करने चले गए, मुझे बेड पर अकेला छोड़ दिया, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। रीजू रूहानी की बात सुनकर हंसता है। रूहानी कहती है, क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? रीजू कहता है, नहीं नहीं, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, क्यों ना तुम मेरे लॉकर में ही रहो। अगर कोई चूहा आए तो उसे भगा देना। मेरे बहुत सारे कपड़े कुतर दिए चूहे ने, अब तुम मेरे कपड़ों का ख्याल रखो। रूहानी कहती है, घबराओ नहीं, मेरे रीजू के कपड़े किसने कुतर दिए, मैं उसे चूहे को छोड़ने वाली नहीं हूँ, कच्चा चबा जाऊंगी। रीजू रूहानी की बातों को हंसकर टाल देता है और रूहानी से कहता है, मेरे कपड़े भीग गए हैं, जरा मुझे कपड़े लेने दो। लॉकर से बाहर आओ, जब मैं कपड़े चेंज करूं तो तुम लॉकर में छुप जाना। रूहानी कहती है, मेरे राजा, इतना भी क्या शर्माना, तुम्हारे कपड़े मैं चेंज कर देती हूँ। रीजू कहता, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, जब तुमसे शादी करूंगा तभी तुम कपड़े चेंज करना, उससे पहले नहीं। रीजू रूहानी के प्यार में जज्बाती हो रहा था। उसने रूहानी से ये भी नहीं पूछा कि इतनी रात को वो आई कहाँ से। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो ऐसे ही भटकती रहती है, उसका घर बार ठिकाना नहीं। रीजू कपड़े बदल ही रहा था कि तभी रूहानी ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे छूने लगी और रीजू से प्यार भरे अंदाज में कहने लगी, मैं क्यों नहीं बदल सकती हूँ तुम्हारे कपड़े? तुम तो मेरा प्यार हो साजन, मैं तुम्हें खुद सारा प्यार देना चाहती हूँ। रात का मौसम देखो, संगीन जुर्म करने के लिए दिल चाहत रख रहा है। मेरा अंग अंग तुम्हारे लिए तरस रहा है, मेरी तड़प देखो, मैं जल रही हूँ। रीजू को ये सब बहुत अजीब, वो बोल देता है, नहीं ये सब ठीक नहीं है, थोड़ा संभालो खुद को। मुझे प्यार करती हो तो मुझसे शादी करो, वरना मैं कुछ नहीं करने वाला। इससे पहले रीजू कुछ और बोल पाता, रूहानी रीजू को अपने आप में खोने पर मजबूर कर देती। रूहानी रीजू को बेड पर लिटा देती है और उसके एक एक करके कपड़े निकालने लगती है। रूहानी का छूना रीजू को बहुत अजीब लगता है। वो कैसे भी करके अपने आप को बचा लेता है। रीजू कहता है, ये सब करने से क्या मिलेगा? मुझे ये सब कुछ करना शादी से पहले अच्छा नहीं लगता। तुम अभी पराई हो और मैं पराई लड़की के साथ ये सब नहीं कर सकता हूँ। दूर हटो तुम मुझसे। रूहानी जबरदस्ती रीजू से लिपटने लगती है। रीजू को गुस्सा आता है और वो रूहानी को जोर का धक्का मारता है। रूहानी नीचे गिर जाती है। रीजू कहता है, मुझे तो लगता है तुम्हारे लिए यही सब कुछ है। भगवान ने तो तुम्हें सुंदर बनाया, तो तुम अपनी सुंदरता का गलत इस्तेमाल कर रही हो। तुमने मेरे साथ ही नहीं, पता नहीं कितनों के साथ ये सब किया होगा। तुम वो लड़की हो जिसके लिए एक लड़का काफी नहीं होता। तुम कोठे पर बैठने वाली तवायफ हो। तुम्हें सिर्फ खुद की इच्छा को पूरा करना अच्छा लगता है। जिस्मों का व्यापार करने वाली वेश्या हो तुम। तुम्हारा इस समाज में रहना समाज को दूषित करने जैसा है। तुम्हारी जैसी लड़कियों को नर्क में भी जगह ना मिले। तुम अपनी माँ बाप की गलतियों का नतीजा हो। तुम्हारा जितना सुंदर रूप है, उससे भी कहीं ज्यादा तुम्हारा दिल काला है। तुम्हारे रूप से सुंदर तो ये मेरे जूते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़े पाप का नाम हो। तुम्हारे लिए इज्जत बेइज्जत कुछ भी नहीं है।
पर मैं एक शरीफ खानदान का लड़का हूँ। लड़कियों के साथ ये सब करने में कोई बुराई नहीं है, पर लड़की खुद ऐसा करे तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ वहाँ मुंह मारती फिरती है। उससे दूर रहने में ही भलाई है। इतना ही शौक है अपनी इज्जत नीलाम करने का तो रेलवे स्टेशन पर चली जाओ। वहां पर कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हारी इस इच्छा को पूरा ना करे। जाओ अपने शौक पूरा करो और निकल जाओ अभी के अभी इस घर से, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मेरे सामने लेकर मत आना। घिन आती है मुझे खुद पर। अब मैंने तुम्हारी जैसी 2 कौड़ी की लड़की से प्यार किया, जिसे सिर्फ अपनी प्यास मिटानी आती है, प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। रिजू की बातें सुनकर रूहानी को बहुत गुस्सा आता है। वो भयानक रूप में रिजू के सामने आती है। रिजू उसे देखकर बुरी तरह से डर जाता है। रिजू चिल्लाता है पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। रिजू कहता है, कौन हो तुम? रूहानी हंसती हुई कहती है, देख लो मेरा असली रूप। मैं महाशक्तिशाली डायन हूँ, लोगों का खून पीती हूँ। आज तक मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। तुमने मुझे कितना बुरा भला कहा। रिजू कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था मैं किससे बात कर रहा हूँ। रूहानी कहती है, मैं 3 गलतियां हमेशा माफ करती हूँ। तुम 3 नहीं 30 गलतियां करी है। अब इसका अंजाम सिर्फ तुम्हारी मौत होगी। आज तक मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। तेरी 3 गलतियां भी बताती हूँ। एक गलती, रेलवे स्टेशन पर तूने मुझे छोड़ा। तू वहां पर सिर्फ अपने फायदे के लिए आया था। अब मैंने तुझे वो सब करने के लिए कहा तो तू शराफत बताने लगा। दूसरी गलती, मैंने जंगल में तुझे आवाज लगाई, तू पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तीसरी गलती, तूने मुझे ठुकरा दिया। क्या एक डायन किसी से शादी कर सकती है? नहीं ना। फिर भी मैं सुंदर रूप लेकर तेरी इच्छाओं को पूरा करने आई थी और तूने मुझे ही वैश्य तवायफ का क्या नहीं कहा? क्या मैं नहीं जानती हूँ? तूने मुझे इसलिए ठुकराया क्योंकि मैं खुद तुझे रिझा रही थी, तो तुझे लगा मैं सबसे यही सब करती हूँ। तब तूने मुझे ठुकराया क्योंकि तुझे तो साफ लड़कियां चाहिए, ना जिसने कभी किसी को छुआ भी ना हो। अब मैं तुझे तेरे सारे सवालों का जवाब दे देती हूँ। रेलवे स्टेशन से ही मैं तेरा पीछा कर रही हूँ। मैं सुंदर रूप लेकर अपना शिकार ढूंढती हूँ। जब मुझे मेरा शिकार मिल जाता है तो पहले मैं उसकी इच्छा को पूरा करती हूँ, बाद में उसका खून पी जाती हूँ। रेलवे स्टेशन पर तूने नहीं, मैंने तुझे छोड़ा था। फिर भी तू मेरे ही पीछे पागल था, इसलिए मैं तेरे पीछे आई। जब तूने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे लगा तू दिल का अच्छा इंसान है, पर नहीं, तू अच्छा नहीं, तू बहुत ही बुरा इंसान है। अगर कोई ये सब अपना जिस्म बेचने का काम करे तो क्या उसे तेरे जैसे लोग ये सब सुनाएंगे? पहले तुम लोग अपना फायदा देखते हो, बाद में तुम खोट भी निकालने लगते हो। जूठे बर्तन की तरह समझते हो। लड़कियां तुम्हारे हाथों का खेल नहीं है। अब तुम्हारे सारे शक को दूर कर देती हूँ। रेलवे स्टेशन पर मैंने तुम्हें छोड़ा था। मैं तब से तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। जंगल में फल लाना, तुम्हें सीधे ढूंढना, ये सब भी मैंने ही किया। सारी उल्टी सीधी कहानी मैंने ही तुम्हें सुनाई। छल्ला भी लेकर मैं ही आई थी। ऑटो वाले को मैंने मारा। हर बार तुम्हें बचाया भी, तुम्हें फंसाया भी। अच्छा बुरा करने वाली सब मैं थी। 2 घरों में आग मैंने लगाई। जो भी कुछ हुआ सब मैंने किया। अब तुम बोलोगे मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ पर थी, तो आग कैसे लगाई? तो सुनो, तुम्हारे साथ मेरी परछाई बैठी थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। मैंने 2 घरों में आग क्यों लगाई वो भी बताती हूँ। मरने से पहले तुम्हारे मन में कोई शक ना रह जाए, इसलिए सब बता रही हूँ। उन 2 घरों में लड़ाई हो रही थी। जिस घर में वो बच्चा था जिसे तुम बचाने के लिए गए थे, उस घर की आंटी ने दूसरे घर की आंटी के बच्चे को बहुत मारा। उन दोनों घर के लोगों में बहुत दिन से लड़ाई झगड़ा हो रही थी। सारी बात मैंने सुनी और समझी। एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे वो लोग। जब पहले घर का बच्चा शिकायत लेकर अपनी माँ के पास पहुंचा तो उस बच्चे की माँ ने सोचा रोज रोज की लड़ाई से अच्छा तो आज ये किस्सा ही निपटा दो, तो उसने दूसरे घर में आग लगाने की कोशिश की। उन 2 घरों की औरतों में जमीन को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो जब घर में कोई नहीं था तो मैंने दोनों घरों को जला डाला, पर मुझे नहीं पता था उस घर में लड़का सो रहा है। उसे बचाने के लिए तुम आग में कूद गए। ये देखकर मुझे अच्छा लगा, तुम्हारे अंदर लोगों के लिए दया है। पर जब तुम उस घर के अंदर फंस गए तो मैंने ही अंश का रूप लेकर तुम्हें बचाया, ताकि तुम दोनों की दोस्ती हमेशा बनी रहे। अभी मैं ये देख रही थी कि एक लड़की के लिए तुम अपने दोस्त को अपना दुश्मन बनाओगी या नहीं। शुरू में तुमने अपने दोस्त को कुछ नहीं बोला, तो मुझे लगा तुम सचमुच अपने दोस्त पर यकीन करते हो। तुम दोनों की दोस्ती पक्की है, लेकिन नहीं, बाद में तुम मेरी बातों पर यकीन करने लगे, अपनी दोस्ती भूल गए।
तुम्हें ये भी याद नहीं रहा कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें आग से बचाया, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, पर नहीं, तुम कुछ बातों में सही हो, कुछ बातों में गलत हो। अभी तुमने मेरी सुंदरता को देखकर मुझे समझाते हुए कहा ये सब शादी से पहले सही नहीं है। उस वक्त भी मेरे मन में तुम्हारे लिए अच्छे विचार आए। मैं ये भी देख रही थी क्या मेरे जबरदस्ती करने पर तुम मुझे रोकोगे या नहीं। तुमने मुझे रोका, तुमने मुझे ठुकराया, मुझे उस बात का कोई गिला नहीं तुमसे, पर तुमने मुझे वैश्य तवायफ एक मर्द मेरे लिए काफी नहीं। यहाँ वहां मुंह मारती हूँ, रेलवे स्टेशन पर जाऊं तो सब मेरी प्यास मिटाएंगे। मैं अपनी माँ बाप की गलतियों का नतीजा हूँ। क्या क्या नहीं कहा तुमने मुझे। रिजू रूहानी का भयानक रूप नहीं देख पा रहा था, वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। रूहानी कहती है मेरे हंसने की आवाज से भी वही आकर्षित होता है जो तुम्हारे जैसे भूखे दरिंदे होते हैं। जिन्हें जिस्मों की तलब होती है उसे ही मेरी हंसने की आवाज आकर्षित करती है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे भेड़िए हैं जो लड़कियों को नोच कर खा जाते हैं। मैं भी पहले डायन नहीं थी, मेरे साथ भी कुछ हुआ है। तुमने मुझे ठुकराया होता तो माफ भी कर देती। तुमने मुझे धंधे वाली समझकर मेरे चरित्र पर उंगली उठा दी। इसकी सजा सिर्फ मौत है। मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद मारने ही वाली थी, क्योंकि मुझे इंसानी खून की जरूरत पड़ती है। मैं तुमसे क्या मांगना चाहती थी वो भी बता देती हूँ। मैं तुमसे तुम्हारा खून ही मांगती। मैं सिर्फ खून पीकर ही जवान दिखती हूँ और तुम्हारा खून बहुत मीठा है। मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करके प्यार से तुम्हारा खून पीती, पर अब मैं तुम्हारा खून निचोड़ कर पीऊंगी। रिजू के चेहरे पर बहुत खतरनाक डर दिखाई देता है और वो कहता है मेरी गलतियों पर ध्यान ना देकर जो भी मैंने अच्छी चीजें की है, जो तुम्हें पसंद आई, उसी के बल पर तुम मुझे बख्श दो। मेरी जान छोड़ दो और मुझे माफ कर दो। जो तुम बोलोगी मैं वो सब करूंगा। तुमने बोला ना कि इंसानी खून पीकर तुम जवान रहती हो। मैं तुम्हें हर दिन कोई ना कोई इंसान लाकर दूंगा। प्लीज शांत हो जाओ। मेरी गलतियों के लिए तुम मुझे माफ कर दो। रिजू को बहुत घबराहट होती। वो अपनी जान बचाने के लिए और रूहानी का गुस्सा शांत करने के लिए अपने टेबल पर रखा अब पानी वाला कांच का गिलास तोड़ देता है और उस कांच पर अपना हाथ मारता है। उससे उसके हाथ पर चोट लग जाती है। फिर रोते हुए कहता है मैंने जो भी कुछ तुम्हें बोला वो सब की। मैं अपने आप को ये सजा दी है। अब मेरा खून बह रहा है, तुम पी लो मेरा खून। मैंने तुमसे प्यार किया था, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए बोल रहा था। मेरा ऐसा वैसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। मैं हमेशा तुम्हारी जैसी लड़कियों की इज्जत करता हूँ। अब इस उम्र में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। मैंने तुम्हें जो भी कुछ बोला वो गुस्से में बोला। ऐसा नहीं कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है। मैंने तुम्हें जितनी बातें बोली तुम मुझे कुछ भी सुना दो, मैं आराम से सुन लूंगा। लेकिन तुम्हारा गुस्सा शांत करने का बस एक ही यही रास्ता था। मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ। अब अगर फिर भी तुम मुझे सजा देना चाहते तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी सजा लेने सहने को तैयार हूँ। तुम मुझे कुछ भी सजा दे दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। रिजू की बात सुनकर रूहानी का गुस्सा कुछ हद तक कम हो जाता है और वो कहती है अब तुम चुप हो जाओ और मेरे गुस्से को शांत करने के लिए तुमने खुद को नुकसान पहुंचा दिया। अपना हाथ देखो कितना खून बह रहा है। मैं खून पीती हूँ पर बुरे लोगों का खून पीती हूँ। अच्छे लोगों का मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। चोरी, रेप, ईर्ष्या, अपहरण करने वाले मेरी नजरों में दोषी होते हैं। उनको तो मैं सजा देकर ही रहती हूँ। वो ऑटो वाला लोगों का पेट काट काट कर बेईमानी का खा रहा था। उसे मैंने उसके ऑटो के साथ जलाकर मार दिया। बाकी सारी कहानी क्या है तुम ये सब अब जान ही गए हो। और हाँ, तुमने कहा तुम मुझे रोज एक इंसान ला कर दोगे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं अपने आप ढूंढ लूंगी। बहुत सारे बुरे लोग हैं, उनका सारा खून चूस लूंगी और मैं दिन में किसी का खून नहीं पी सकती हूँ। रिजू सोचता है ये तो अच्छी डायन है, क्यों ना मैं इस डायन का फायदा उठाऊं। रिजू कहता है अब अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो अपना रूप बदल लो। ये तो तुम्हारा बहुत भयानक रूप है। प्लीज अपना रूप बदल लो। मुझ पर भरोसा करो। पहला और आखिरी मौका दे दो। जो मेरे साथ हुआ वो कुछ भी नहीं। छोटी मोटी चोट तो लग ही जाती है। मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ। तुम बिल्कुल अकेली हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तुम मेरे साथ ही बनकर भी मेरे साथ रह सकती हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हर रात इसी खिड़की पर मिलना, लेकिन रूहानी का रूप लेकर, डायन का रूप लेकर नहीं। रूहानी कहती है इंसान हो या डायन, दुख तो सबको ही होता है। मैं कुछ काली शक्तियों से डायन बनी हूँ, पर मेरी अच्छाइयाँ नहीं मरी है। मेरा शरीर मिटा है पर मेरी आत्मा नहीं। मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे सकती, लेकिन कभी अगर मेरे साथ धोखा किया तो अंजाम सही नहीं होगा। सोच लेना। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देकर जीवन दान दे रही हूँ।
मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन मेरे माता-पिता की बदनामी मुझसे नहीं सही जा सकती। मैं ऐसी क्यों हूँ ये कोई नहीं जानता, लेकिन मैं किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनना चाहती। तुम ये मत भूल जाना, जो भी कुछ तुमने मुझे बोला, मैं वह सब कुछ भूल चुकी हूँ, लेकिन अपनी गलती का पछतावा है तुम्हें, तो इसलिए तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। अगली बार तुम्हें कुछ भी बोलने का मौका नहीं दूँगी। सीधा तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े करके भूखे कुत्तों को खिला दूँगी। ये मत सोचना कि तुम ये सब अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसका अंजाम बिल्कुल भी सही नहीं होगा, बहुत खतरनाक इसका अंजाम हो सकता है। मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि जो इंसान एक लड़की को उसके चरित्र पर उँगली उठाकर उसे तरह-तरह की बातें सुना डाले, उसके माँ-बाप को भी कसूरवार समझे, वो किसी का कोई इज्जत नहीं कर सकता। लेकिन तुमने जो अपने आप को सजा देकर मेरी बातों का मान रखा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी हर गलती के लिए माफ करते हुए तुम्हें पहला और आखिरी मौका देती हूँ। रूहानी रिजू के हाथ में बहुत सारा खून बहते हुए देखती है। वो उसके करीब आकर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर उसके हाथ का सारा खून ठीक कर देती है, उसकी सारी चोट सही कर देती है। रिजू ने अपने हाथों को देखा। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए सुनते रहिए ऑरेटर को।